हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 4 इन न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टार्ट करेंगे। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्लाज्मा पढ़ाया था और प्लाज्मा आपका वहीं तक ही फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक जो है वो है हमारा एक्सेलरेटर। ये यूनिट जो है एक्सेलरेटर से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो सारे इस यूनिट में हम देखेंगे। तो एक्सेलरेटर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेटर होते क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्या पड़े, क्यों पड़ती है हमें। तो एक्सेलरेटर और कुछ भी नहीं है कि हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं या हमें बहुत जगह ऐसी आवश्यकता होती है जो आयन हो वो हाईली एनर्जेटिक हो, इस तरह के, क्योंकि आयन में इतनी एनर्जी नहीं है जितना हमें कहीं पे किसी काम के लिए वो चाहिए होता है। तो हमें ऐसी मशीन की आवश्यकता पड़ी जो वो उन आयन को हाईली एनर्जेटिक बना दे। उनको जितनी हमें एनर्जी की आवश्यकता हो उतनी एनर्जी हमें वो वाले आयन हमें मिल पाए। तो एक्सेलरेटर क्या है? एक्सेलरेटर एक मशीन है जिसकी सहायता से हम उच्च ऊर्जा वाले आयन को प्राप्त करते हैं, या जिसकी सहायता से हम उच्च ऊर्जा वाले आयन को और त्वरित कर सकते हैं, उनमें हाई एनर्जी मिल पाए हमें। ठीक है, तो ऐसी मशीन जिसकी सहायता से आयनों को उच्च ऊर्जा के साथ त्वरित करती है, त्वरक एक्सेलरेटर कहलाता है। ठीक है, हाईली एनर्जी के साथ हम आपके जो आयन्स हैं उनको एक्सेलरेटेड कराते हैं। इस तरह की जो मशीन होती है या इस तरह की जो मशीन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर कहलाते हैं। तो एक्सेलरेटर के अंदर ही क्या होता है? एक आयन सोर्स होता है। ठीक है, वैसे तो एक ट्यूब ही होती है जिसके अंदर हम एक आयन सोर्स डाल देते हैं और उस आयन सोर्स की मदद से हम हाईली एनर्जेटिक आयन को प्राप्त करते हैं। तो उस आयन सोर्स के अंदर हम क्या करते हैं? गैस फिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई भी आयन सोर्स दिया हमने और उस आयन सोर्स के अंदर हमने क्या कर दी? गैस को फिल कर दिया। ठीक है, अगर वो एक आयन स्रोत यानी अधिकांश त्वरक जो भी होते हैं एक्सेलरेटर, उसके अंदर हम क्या करते हैं? गैस को फिल कर देते हैं। ठीक है, जो भी एक्सेलरेटर है उसके अंदर हम आयन सोर्स रखते हैं। तो आयन सोर्स में क्या होती है? गैस फिल होती है। जैसे आपका कोई भी आयन सोर्स है या हमें जैसे हमें प्रोटॉन चाहिए होता है हाईली एनर्जेटिक, तो गैस के रूप में हम क्या ले जाते हैं? हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। जैसे ड्यूटेरियम है, अब अगर हमें हाईली ड्यूटेरियम का अणु चाहिए, पार्टिकल चाहिए, तो हम क्या करते हैं? ड्यूटेरियम गैस को उस आयन सोर्स उस एक्सेलरेटर के अंदर फिल कर देते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाता है? हाईली एनर्जेटिक ड्यूटेरॉन पार्टिकल मिल जाता है। जैसे आपके अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं? हमारे जो फिलामेंट्स होते हैं या तंतु होते हैं उनको हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे हमें इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम गैस को हमने उसके अंदर त्वरक के अंदर फिल कर दिया तो हमें हीलियम से क्या मिल जाएगा? हमें हीलियम से अल्फा कण मिल जाते हैं। तो हम त्वरक के अंदर ही क्या करते हैं? वो गैस को फिल कर देते हैं जिसके हमें पार्टिकल चाहिए होते हैं, जिसके हमें आयन पार्टिकल्स, हाईली एनर्जेटिक आयन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? त्वरक एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेटर एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से हम उच्च ऊर्जा वाले आयन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका फर्स्ट जो हमारा एक्सेलरेटर है वो है रेखीय एक्सेलरेटर, या इसको कहते हैं वाइड्रो एक्सेलरेटर भी बोला जाता है। फर्स्ट है आपका रेखीय, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेखीय या वाइड्रो त्वरक बोला जाता है। क्या होगा इसमें? इस वाले त्वरक में जो आपका जो आयन होते हैं उनका जो ताप होता है वो सरल रेखा के रूप में होता है, लेकिन वो जो उनका जो मूवमेंट होता है या मूव करते हैं, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेटर इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेटर कहलाता है। डेफिनेशन ही इसकी है कि इसमें जो आयन कण है वो रेखीय पथ में गमन करते हैं, जिसमें आयन का पथ क्या होता है? सरल रेखीय होता है। इस तरह के जो त्वरक है उसको बोलते हैं रेखीय त्वरक। चूंकि इसकी खोज आपके किसने, वाइड्रो नामक जो साइंटिस्ट था उसने की थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं, दूसरा इसका नाम क्या है? वाइड्रो त्वरक भी बोला जाता है। अब ये नेक्स्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है?
फील्ड पर, स्टैटिक यानी कि स्थैतिक विद्युत क्षेत्र पर ये काम करता है, इसलिए इसका पथ क्या होता है, सरल रेखीय माना जाता है, सरल रेखीय होता है। क्या होता है इसमें, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसके आय का पथ क्या होता है, सरल रेखीय माना जाता है। ठीक है, अब हम इसकी बनावट देख लेते हैं कि बनावट क्या है इसकी। बनावट आपको दिख रहा है, आपके पास में दो ट्यूब्स है। ठीक है, एक ट्यूब ये इसमें आपने क्या करना था, C1, C2, C3, C4 ये बेलनाकार नलियां हैं। ठीक है, ये खोखली बेलनाकार नलियां होती हैं जिसकी जो लंबाई है वो आपके जो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर रूट के बराबर होती है। जैसे 1, then √2, then √3, then √4, इस तरह से इनकी लंबाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो रही है आपकी, बढ़ती हुई चलती है। ठीक, इनको फिर हमने क्या करा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है उनसे कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है, आपकी जो C1 एंड C3 है उसको हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, एंड C2 एंड C4 जो है उसको हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। ठीक है, तो आपको बनावट समझ में आ गई कि इसमें क्या होती है, आपकी खोखली बेलनाकार C1, C2, C3 एंड आप जितनी आप लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। जिनकी जो लेंथ होती है वो आपको जो नेचुरल नंबर है उनके रूट के बराबर होती है, जिससे उनको जो ये क्यों हमने नेचुरल नंबर के बराबर है, ताकि आपने जो आयन है उनको सेम टाइम लगे इस इन नलियों से निकलने में। ठीक है, जैसे यहाँ से वो 5 मिनट में निकला है तो इसमें भी वो 5 मिनट लंबाई बढ़ती हुई चल रही, लेकिन क्या होता है आपका, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड होते हुए चलेगी तो इसमें अगर इसको मूव करने, इसको पार करने में अगर 5 मिनट्स लगे तो इसको भी पार करने में 5 मिनट ही लगेंगे, इसको भी पार करने में 5 मिनट ही लगेंगे, और इसको भी पार करने में 5 मिनट ही लगेंगे। यानी कि इनका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, T/2 होगा। क्यों होगा T/2, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड में ये इतना चलेगा, हाफ टाइम पीरियड में दूसरी नली में चलेगा। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है एक नली को मूव करने का वो कितना होता है, T/2, यानी कि अर्ध आवर्त काल होता है। अब नेक्स्ट में आपको बताइए C1 है, C3 है, C5 है, इनको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सोर्स है उसको एक टर्मिनल से जोड़ते हैं, एंड C2, C4 एंड C6 है उनको हम एक दूसरे टर्मिनल रेडियो फ्रीक्वेंसी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। इन सभी नलियों को एक बड़ी नली के अंदर रखते हैं। अब ये सब नली को हमने किसके अंदर रख दिया, बड़ी नली के अंदर रख दिया, जिसमें आपका क्या होता है, आयन सोर्स सिचुएटेड रहता है। तभी तो आयन सोर्स से आयन बाहर निकल के आएंगे, तो आयन सोर्स विद्यमान रहता है। और नलियों की संख्या जो होती है हमारी जो ट्यूब्स हैं उनकी हम जो नंबर्स हैं वो हम हमारे आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपकी होगी बनावट। नेक्स्ट हम इसका कार्यप्रणाली देख लेते हैं कि क्रियाविधि कैसी होती है। तो जस्ट हम क्या करते हैं कि जो आयन सोर्स से, माना कि हमारे पास में कोई आयन सोर्स है, उस आयन सोर्स से हमने पॉजिटिव आयन निकाला है। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन निकाला तो C1 क्या है, हमने C1, C3, C5 को क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। तो ये अगर आपका आयन सोर्स अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन सोर्स बाहर निकला है तो C1 क्या है आपका, नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके अंदर मूव ऑन कर जाएगा, बाहर इसके अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ से वो इसके अंदर गया, नेक्स्ट T/2 यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो हाफ टाइम पीरियड था उसमें तो यहाँ, फिर उसको मूव करा, नेक्स्ट हाफ टाइम में क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। अब क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये आयन आपको यहाँ से ये यहाँ आ गया, नेगेटिव था तो यहाँ पे वापस अट्रैक्ट हुआ, फिर वापस यहाँ T/2 टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर रहा, फिर यहाँ से मूव करा, फिर नेक्स्ट हाफ T/2 में क्या हो गया, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, वापस यहाँ अंदर आ गया। तो ये आपके इस तरह का जो प्रोसेसर है वो चलता ही रहेगा, और लास्ट में जहाँ जिस एनर्जी का हमें आयन चाहिए होता है वो आयन हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं।
जैसे जैसे वो आयन आपकी इन ट्यूब्स में से निकलता हुआ चलता है, उनकी उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, QV की वृद्धि होती है, और नली के अंदर आयन निश्चित वेग से गति करता हुआ चलता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, क्रियाविधि है। नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे हम।